तो चलिए आज लौट चलते हैं 1857 के उस साल में। एक ऐसा साल जब इतिहास ने एक बहुत ही बड़ा मोड़ लिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बगावत की नहीं है, बल्कि ये भारत की आज़ादी के लिए उठी पहली पहली संगठित और बुलंद आवाज की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की महान क्रांति की। तो जरा मेरे साथ सोचिए, कल्पना कीजिए उस दौर की। एक ऐसा वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा ना वो धीरे 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 पूरे भारत पर कसता ही जा रहा था और गुलामी की वो जंजीरें हर किसी को अपनी जकड़ में ले रही थीं। और फिर अचानक से, बिल्कुल अचानक, समाज का हर तबका, क्या सैनिक, क्या राजा, किसान हो या आम लोग, सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए उन जंजीरों को तोड़ने के लिए। और यही है वो कहानी जिसे हम आज समझने वाले हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वो पहला सबसे अहम अध्याय, 1857 की क्रांति। तो सवाल ये उठता है कि ये आग लगी तो लगी कैसे? आखिर आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने सालों से दबे हुए गुस्से को एक ज्वालामुखी की तरह भड़का दिया? देखिए, असंतोष की आग ना वो हर तरफ सुलग रही थी। पॉलिटिकली देखें तो नीतियां पूरी तरह से अनजस्ट थीं। इकोनॉमिकली इतने भारी टैक्स लगा दिए थे। सामाजिक और धार्मिक मामलों में बेवजह दखलंदाजी, और तो और सेना के अंदर भी भेदभाव। मतलब कोई एक भी तबका ऐसा नहीं बचा था जो अंग्रेजी हुकूमत से परेशान ना हो। अब राजनीतिक कारणों में से एक सबसे बड़ी वजह को समझते हैं। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की एक बहुत ही, कह सकते हैं, चालाकी भरी पॉलिसी थी। इसके हिसाब से अगर किसी भारतीय राजा का अपना कोई बेटा, मतलब कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसका राजपाट सीधे सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। और इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके झांसी, सतारा, नागपुर ऐसे कई बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिया गया। जाहिर है, इससे भारतीय राजघरानों में गुस्सा तो उबलना ही था। और यहीं पर यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बदल गई। सोचिए, जो कंपनी सिर्फ मसाले बेचने आई थी, वो 19वीं सदी के आते आते एक जालिम हुकूमत बन बैठी। उनका मकसद अब व्यापार करना नहीं रह गया था, बल्कि भारत को हर तरह से बस लूटना था। तो सालों का ये जो दबा हुआ गुस्सा था ना, वो बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसा था। बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के कारतूस के रूप में, एक छोटी सी चीज जिसने पूरे देश में आग लगा दी। हुआ ये कि 1857 में ब्रिटिश सेना में एक नई राइफल आई, एनफील्ड राइफल। और इसके साथ जो कारतूस आए, उनके बारे में एक अफवाह या कहें कि खबर बड़ी तेजी से फैली कि उन पर जानवरों की चर्बी लगी हुई है। और बस यही बात आग लगाने के लिए काफी थी। अब सवाल है, क्यों? क्योंकि इन कारतूसों को राइफल में लोड करने से पहले मुंह से, दांत से छीलना पड़ता था। अब सोचिए, हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र है और मुसलमान सैनिकों के लिए सुअर हराम। तो ये तो दोनों ही समुदायों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा सीधा हमला था। ये सिर्फ एक कारतूस की बात नहीं थी, ये उनके धर्म का, उनकी आस्था का अपमान था। इस अपमान के खिलाफ जो पहली आवाज उठी वो थी मंगल पांडे की। 29 मार्च 1857 बैरकपुर में उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। नतीजा, उन्हें गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि यह आवाज दब गई, पर ऐसा हुआ नहीं। मंगल पांडे की शहादत ने उस छोटी सी चिंगारी को एक धधकती हुई आग में बदल दिया। मंगल पांडे की फांसी के बाद अब विद्रोह की ये आग रुकी नहीं। ये मेरठ से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। तो हुआ ये कि 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी। उन्होंने ब्रिटिश अफसरों को मार गिराया, जेल में बंद अपने साथियों को छुड़वाया और फिर एक ही नारा था, दिल्ली चलो। वो सब दिल्ली की तरफ बढ़ गए। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। और दिल्ली में जो ये आग लगी, वो जल्द ही कानपुर, झांसी, अवध, बिहार, पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कानपुर में कमान संभाली नाना साहब ने, झांसी में मोर्चा संभाला वीर रानी लक्ष्मीबाई ने, अवध में बेगम हजरत महल अपने हक के लिए खड़ी हुई, और बिहार में तो 80 साल के जांबाज कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अब ये लड़ाई किसी एक शहर या एक सिपाही की नहीं रही थी, ये पूरे भारत की लड़ाई बनती जा रही थी। लेकिन इतनी बहादुरी और इतने बड़े पैमाने पर फैलने के बावजूद ये महान क्रांति अपने असल मकसद में कामयाब नहीं हो पाई।
तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्या कारण थे इसकी नाकामी के और फिर इसके नतीजे क्या निकले। इसकी नाकामी के पीछे कई बड़ी वजह थीं। पहली बात, ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैल पाया। दूसरा, कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी जो सबको एक साथ लेकर चल सके। फिर अंग्रेजों के पास हमसे बेहतर हथियार थे, उनकी सेना ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, और शायद सबसे दुख की बात, कुछ भारतीय राजाओं ने ही हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। बस इन सारी वजहों ने मिलकर इस बड़ी लड़ाई को कमजोर कर दिया। तो 1858 आते आते इस विद्रोह को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने कंपनी का राज खत्म कर दिया और भारत पर सीधा अपना यानी ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल स्थापित कर लिया। और यहीं से ऑफिशियली ब्रिटिश राज का दौर शुरू होता है। तो सवाल फिर वही, क्या हम 1857 को सिर्फ एक नाकाम कोशिश मानकर भूल जाएं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका असली महत्व इसकी हार में नहीं, बल्कि इसकी विरासत में है, जो ये अपने पीछे छोड़ कर गई। 90, बस ये एक नंबर याद रखिए, 90 साल। 1857 में जो चिंगारी भड़की थी अंग्रेज उसे पूरी तरह से बुझा ही नहीं पाए। वो आग अगले 90 सालों तक अंदर ही अंदर सुलगती रही और आखिरकार 1947 में भारत की आज़ादी की शक्ल में दुनिया के सामने आई। तो इसीलिए 1857 को सिर्फ एक विद्रोह कहना, वो भी एक असफल विद्रोह, ये इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। ये एक विद्रोह नहीं था, ये एक शुरुआत थी। ये वो पहला मौका था जब हिंदुस्तान के लोग अपने धर्म, अपनी रियासत, इन सब से ऊपर उठकर एक दुश्मन के खिलाफ एक होकर लड़े। और यहीं से सही मायनों में भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी गई। और हम इसी एक सोच के साथ इसे खत्म करते हैं कि 1857 खत्म नहीं हुआ था, वही तो आज़ादी की शुरुआत थी। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी कामयाबियां एक हिम्मत भरी शुरुआत में ही छिपी होती हैं, भले ही वो पहली कोशिश नाकाम ही क्यों न रही हो।